नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। तो राज्यसभा चुनाव के थोड़ी देर में नतीजे आ जाएंगे। नतीजे से पहले राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को डबल झटका लगा है। जी हां, बीजेपी के विधायक गोपीलाल जाटव ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। गोपीलाल जाटव ने संगठन को सफाई दी है, जो कुछ हुआ गलती से हुआ। गोपीलाल जाटव का ऐसा कहना। बीजेपी का एक वोट रद्द भी हुआ है। रैगांव विधायक जुगल किशोर बागरी का वोट रद्द हो गया। दोनों विधायक बीजेपी से नाराज बताए जा रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर है राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई। यहां पर बीजेपी को डबल झटका लगा है। एक ने क्रॉस वोटिंग कर दी है और एक का वोट रद्द ही हो गया। अधिक अपडेट के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा का। जुगल, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर अभी यही है कि बीजेपी को डबल झटका लगा है। एक ने क्रॉस वोटिंग कर दी है, दूसरे का वोट रद्द हो गया यहां पर। जी हाँ, देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए ये बेहद बड़ा झटका है कि उनके दो सीनियर विधायक जो कई बार के विधायक रह चुके हैं, उन्होंने एक ने क्रॉस वोटिंग की है और दूसरे का वोट निरस्त हो गया है। देखिए, इसको नाराजगी से जोड़कर हम इसलिए देख रहे हैं, हालांकि उनका ये दावा है, उन्होंने संगठन से माफ़ी मांगी है इसके लिए कि गलती से ऐसा हुआ है। लेकिन देखिए, जो विधायक कई बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार 4 बार से ज़्यादा के विधायक हैं, ज़्यादा बार विधायक चुने जा चुके हैं, वो क्रॉस वोटिंग करते हैं और गलती से अगर वो कहें कि क्रॉस वोटिंग हुई है, इसलिए इस पे ऐसा आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता। जुगल किशोर बागरी पूर्व मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश शासन में, वो भी कई बार के विधायक हैं। वो अगर गलत वोट डाल दें, यानी उनका वोट निरस्त हो जाए, तो ये आसानी से बात हजम हो जाए ऐसा लगता नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ बात है, कुछ नाराजगी जरूर है। ये संकेत हम इस क्रॉस वोटिंग और वोट निरस्त होने से मान सकते हैं। हालांकि अभी बीजेपी का एक अधिकृत रूप से इस पर कोई बयान नहीं आया है। संगठन से उन्होंने जो जिनका वोट क्रॉस वोट किया है गोपीलाल जाटव, उन्होंने माफ़ी जरूर मांग ली है, लेकिन अभी बीजेपी ने उन्हें माफ़ कर दिया हो या बीजेपी ने इसको सामान्य गलती बताकर बात को भुला देने की कोशिश है, अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं लगता है। अभी बीजेपी का अधिकृत रूप से बयान आना बाकी है। और जहाँ तक विधानसभा में काउंटिंग की हम बात कर रहे हैं, तो विधानसभा में काउंटिंग अभी चल रही है। कुछ देर बाद, यानी हम कह सकते हैं कि आधे घंटे बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि राज्यसभा में कौन कौन उम्मीदवार पहुंच रहा है। हालांकि बहुत स्पष्ट है, बीजेपी के पास जो संख्या बल है उसके हिसाब से बीजेपी के दोनों उम्मीदवार जीत जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह राज्यसभा पहुंचेंगे, ये बात स्पष्ट है। लेकिन दो वोटिंग जो वोट क्रॉस हुए हैं, ये एक बीजेपी के लिए बड़ा झटका है और एक आगे के संकेत हैं, क्योंकि गोपीलाल जाटव ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं, तो इसलिए उनकी इस नाराजगी को बीजेपी को बड़ी गंभीरता से लेना होगा और पूरा मंथन करना होगा कि आखिर ये नाराजगी थी या गलती थी। गलती थी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई नाराजगी है तो इसको एक अच्छा संकेत बीजेपी के लिए नहीं माना जा सकता। बिल्कुल जुगल, नजरें बनाए रखिए, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर सोचने का विषय है कि आखिर ये हुआ क्यों। हालांकि गोपीलाल जाटव का कहना है कि जो कुछ भी हुआ है गलती से हुआ है। गोपीलाल जाटव ने संगठन को इसकी सफाई भी दी है, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि गोपीलाल जाटव बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। तो चलिए, हमारी चर्चा लगातार जारी है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं रजनीश अग्रवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता, लक्ष्मीकांत शुक्ला, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, सुशील शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है सर बंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद। रजनीश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा सर। कांग्रेस को था क्रॉस वोटिंग का डर, लेकिन बीजेपी में हो गई सर क्रॉस वोटिंग, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा। क्रॉस वोटिंग अभी कहां से हो गई, किसने कह दिया? जो अंदर अभी एएनआई और डीडी दो लोगों को केवल अनुमति है और दोनों लोगों की ओर से अभी इस प्रकार की कोई खबर नहीं आई है। जब तक खबर ना आ जाए, उसकी पुष्टि ना हो जाए, कहना बेकार है। एक बात बता दूं जी, आपके चैनल के माध्यम से भी स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार हैं, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और श्रीमान सुमेर सिंह सोलंकी जी। दोनों विजय हो रहे हैं। दोनों को लेश मात्र भी उनकी जीत में कोई संदेह नहीं है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, और ना आपको रखना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि अधूरी खबरें, आधा सच या पूरा झूठ, मुझे लगता है जब तक स्पष्ट तौर पर मतगणना जारी है और आपका या किसी का कोई संवाददाता वहां मतगणना के दौरान उपस्थित नहीं है, एजेंसीज ने खबर जारी नहीं की है, तो मुझे लगता है शांति रखनी चाहिए। ठीक है,
सुशील जी क्या कहेंगे आप? अभी मानने को तैयार नहीं है, अग्रवाल जी कह रहे हैं कि जब तक पुख्ता नहीं होगा वो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं ना कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, अनुशासन को फॉलो करती है, नियम कायदों से चलती है, और अगर ऐसा हो जाना कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, अब रजनीश जी ने बड़ा सवाल उठा दिया है खबर की सत्यता को लेकर कि वास्तव में इसमें वास्तविकता है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने जिन 2 चैनलों का हवाला देते हुए बात कही है, अगर वैसा माना जाए तो फिलहाल इस पे कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन यदि ऐसा हो जाता है तब रजनीश अग्रवाल जी से पूछा जाना चाहिए तब भाजपा का स्टैंड क्या होगा। मान लीजिए ये खबर पुख्ता होती है कि गोपीलाल जाटव ने, और ये सामने आ जाता है कि हाँ ये क्रॉस वोटिंग हुई है, तब पहले रजनीश अग्रवाल जी जवाब दें कि वो क्या, उस पर फिर पार्टी क्या करेगी, क्योंकि ये सामान्य बात नहीं है। वो भी भाजपा जैसे अनुशासित संगठन में, जहां पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जहां पर दिल्ली से आके बड़े बड़े नेता भोपाल में कैंप करते हैं, उस स्थिति में भी जबकि बीजेपी की जीत सुनिश्चित है, तो ये फिर रजनीश अग्रवाल जी से पूछा जाना चाहिए यदि ऐसा होता है तो बीजेपी क्या करेगी। ठीक है, लक्ष्मीकांत शुक्ला जी आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप इसको देखेंगे? आप, अग्रवाल जी तो मानने को तैयार नहीं है, आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, बीजेपी तो कोई बात मानती ही नहीं है, ये तो जो घटनाएं हो जाती हैं वो भी नहीं मानते, और अग्रवाल जी तो उन सब में और आगे हैं। इनको तो ये तो जो आदमी पूरे टाइम मीडिया की सरकार चला रहे हैं, पिछले 6 साल से लगातार मीडिया के माध्यम से पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, आज उसी मीडिया की विश्वसनीयता पर ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो रजनीश जी या भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रवक्ता या इनका शीर्ष नेतृत्व, ये कभी किसी बात को नहीं मानता, ये केवल उस चीज को मानता जो ये बोलते हैं, इनके अलावा जो इनने बोला वो सत्य, बाकी पूरी दुनिया झूठी। मेरा तो कहना यह है कि ये केवल पिक्चर है, अभी ट्रेलर आया है, पिक्चर बाकी है। ये लगातार कहते थे कि कांग्रेस की तरफ से 6 और 8 लोग हमें क्रॉस वोटिंग करेंगे राज्यसभा में, लेकिन क्या हुआ? खरीद फरोख्त के आधार पे हमारे 22 विधायक ले गए, आज 2 लोगों की जीत की बात कर रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि इतनी शुचिता और पवित्रता की राजनीति यदि भारतीय जनता पार्टी करती है तो वो हमारे 22 विधायकों को क्यों लेके गए? उनको ना ले जाते, उनके इस्तीफा ना कराते, उसके बाद चुनाव कराते और ये 2 जीत के दिखाते तो हम मान जाते कि भारतीय जनता पार्टी पवित्रता और शुचिता की राजनीति करती है। ये लगातार झूठ फरेब और गुमराही की राजनीति करते हैं, उसी का ये नतीजा है कि इनके लोग इनसे नाराज हैं और उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, और इसी डर से ये लोग मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल का विस्तार यदि इन्होंने राज्यसभा चुनाव के पहले कर दिया होता तो जो आज 2 क्रॉस वोटिंग हुई है कम से कम 15 और 17 होती, यही मेरा कहना है। और यदि 1 घंटे बाद जैसे ये बोल रहे हैं अग्रवाल जी कि ये झूठ खबर है, और बाकी न्यूज चैनलों में और चुनाव आयोग ये कहता है कि 1 वोट निरस्त हुई है और 1 वोट क्रॉस वोटिंग हुई है, तो क्या रजनीश अग्रवाल जी इस पूरे प्रदेश के मीडिया समूह से और सारे लोगों से माफी मांगेंगे? रजनीश जी, अगर क्या जवाब देंगे आप इसका? अगर ये खबर सही निकली तो क्या आप माफी मांगेंगे मीडिया से? बिल्कुल नहीं मांगूंगा मीडिया से माफी, क्योंकि मीडिया को मैंने कोई गाली नहीं दी है, मीडिया को कोई संदिग्ध नहीं बनाया है। जो चुनाव आयोग की व्यवस्था है उस व्यवस्था का मैं जिक्र कर रहा हूँ, और मैं तब जिक्र कर रहा हूँ जब एएनआई के जो वहाँ संवाददाता है उनका संदेश में पढ़ रहा था। क्वेश्चन आपने उठाया है। लक्ष्मीकांत जी चुप रहिए, अब बात पूरी करने दीजिए। और तो चलिए मैं लौटूंगा फिर से, तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क टूटा है रजनीश जी से। रजनीश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? निर्णय जिस प्रकार का परिणाम सामने आएगा तो उस पर चर्चा हो जाएगी। कोई भाग रहा, भारतीय जनता पार्टी एकदम से गायब हो जाएगी ऐसा तो नहीं है। हमारे दोनों उम्मीदवार जीत के आने वाले हैं। तो मैंने एक व्यवस्था का जिक्र किया है। सुशील जी को भी निवेदन करूंगा कि मैंने किसी को संदेह के कटघरे में खड़ा करने का काम नहीं किया है, और मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उसी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूं जो अधिकृत तौर पर चुनाव आयोग के माध्यम से कोई खबर आप प्रसारित कर रहे हैं या जो इस व्यवस्था के अंग हैं उनके माध्यम से कोई खबर दी गई। एक बात। दूसरी बात, हमारे पास कोई 22 विधायक कांग्रेस के नहीं आए, हमारे पास तो पूरे विधायक आए हैं, त्याग पत्र उन्होंने दे चुके थे। कैसे नहीं आए? वो कहां से आए? भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं क्या वो? चुप रहा करें, बीच में कैसे त्याग पत्र दिए आप उनको? लक्ष्मीकांत जी, मैं आऊंगा आपके पास। लक्ष्मीकांत जी, आऊंगा आपके पास। क्या लक्ष्मीकांत जी, आऊंगा आपके बीच में नहीं। मैं
तो आप जी तथ्यों जी से परे बात ना करें। लक्ष्मीकांत जी, मैं आऊंगा आपके पास, आपको मौका दूंगा। रजनीश जी की सुन लेते हैं पहले, क्या कह रहे हैं वो। देखिए, तो इसलिए मैंने कहा कि 22 विधायक हमारे पास नहीं आए, हमारे पास तो 22 पूर्व विधायक आए जिन्होंने त्यागपत्र पहले दे दिए और उसके बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में ज्वाइन किया। और 22 विधायक जिन्होंने त्यागपत्र दिया, उनके सब कारण कई बार आपके चैनल समेत तमाम मीडिया में, चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सोशल हो, उनके वीडियोज, उनकी बातें, उनके बयान, तथ्य, सब बातें आ चुकी हैं। मुझे लगता है उसमें दोहराने की बात नहीं है। ये क्या है, दरअसल फोबिया से ग्रसित है सिंधिया जी के समर्थकों के, उससे बाहर ये आ नहीं सकते। उसलिए बार बार भाई जो जहां फंस गया है टेप रिकॉर्ड, वहीं बार चलता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आज राज्यसभा चुनाव का परिणाम कुछ पलों के बाद आने वाला है और कांग्रेस ने जो दिखावे के लिए फूल सिंह बरैया जी को खड़ा किया था, दिखावे के लिए अनुसूचित जाति की, क्योंकि अगर जीतने के लिए खड़ा किया होता तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाता, सेकंड प्रायोरिटी पर नहीं रखा जाता, केवल दिखावे के लिए खड़ा किया था। बिल्कुल, ये सवाल लक्ष्मीकांत जी से हम करेंगे। लक्ष्मीकांत जी, क्या कहेंगे आप? बीजेपी हमेशा यही कहती आई है कि फूल सिंह बरैया जी को आपने प्राथमिकता क्यों नहीं थी, ये एक बड़ा सवाल है और हमेशा यहाँ पर बीजेपी करती आई है। मैं रजनीश अग्रवाल जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। 2016 में, आप थोड़ा पूर्व में चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार थी, 1 सीट कांग्रेस जीत रही थी, 2 सीट बीजेपी जीत रही थी। फिर इन्होंने विनोद घोटिया को क्यों खड़ा किया था? क्या वो इनके पार्टी के नहीं थे? इनने निर्दलीय के रूप में उनको खड़ा किया था, तब इनका मान सम्मान कहां गया था? राजनीति संभावनाओं का खेल है। हमने फूल सिंह बरैया जी को इसलिए खड़ा किया था कि हमको ये उम्मीद थी कि हम उनको जिता के आगे ला सकते हैं, लेकिन उस घटनाक्रम के चलते 22 लोग इनके साथ चले गए। फिर राजनीतिक परिदृश्य बदला और आज ये बड़ी बात कर रहे हैं कि हम 2 सीट जीत रहे हैं। यदि आप 2 सीट जीत रहे थे तो आप ये सब पहले कर लेते। इन 22 लोगों के आप एक तरफ बोल रहे हैं कांग्रेस फोबिया से ग्रस्त है। अभी माननीय शिवराज सिंह जी ने इंदौर में बोला, पूरे नेशनल मीडिया से लेकर रीजनल मीडिया तक ने यह दिखाया कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा इसलिए हमने सरकार गिराई। ये लगातार 15 महीने तक कहते रहे कि ये सरकार अपने दबाव से गिर जाएगी, लेकिन सरकार नहीं गिरी। शिवराज जी, कैलाश जी या इनका जितना शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश का है, ये लगातार बोलता था कि कांग्रेस अपने खुद के दबाव से गिर जाएगी। वहां शिवराज जी ने फिर एक क्यों कबूल किया कि सिलावट के बगैर, सिंधिया जी के बगैर ये सरकार गिराना संभव नहीं थी, इसलिए हम इनको गिरा के लाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से उन हमारे 22 साथियों से भी पूछना चाहता हूं जो कांग्रेस में तो विधायक थे और इस बात की गारंटी थी कि 5 साल तक वो विधायक रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्रलोभन दिया, किस ब्लैकमेलिंग के तहत उनसे इस्तीफे कराए, कौन बेंगलोर अपनी हवाई जहाज में बैठा के ले गया, किसने वहां रिसॉर्ट में लिखाया, ये बातें सर्वविदित हैं, ये बार बार दोहराने की बात नहीं। लेकिन जी जो 22 विधायक थे, क्या उपचुनाव के बाद वो विधायक रहेंगे? जी लक्ष्मीकांत जी, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बात का फैसला सुशील जी से हम रिएक्शन ले लेते हैं। सुशील जी, आप क्या कहेंगे इस पर कि कांग्रेस को शायद पता था कि वो एक ही सीट जीतने वाली है, लेकिन फिर भी उसने फूल सिंह बरैया को खड़ा किया और हमेशा बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि दिग्विजय सिंह को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है यहाँ पर? नहीं, देखिए, वरिष्ठ नेता को वो प्राथमिकता का जहाँ तक मामला, वो तो कांग्रेस का अपना वो मामला है कि वो किसको प्राथमिकता दे, किसको नहीं दे। अब अगर बीजेपी ये बात कहती कि फूल सिंह बरैया दलित अनुसूचित जाति से उनको जो है पहला कैंडिडेट बनाना था, तो ये बीजेपी भी तय कर सकती थी कि ठीक है साहब, अगर फूल सिंह बरैया हैं, अनुसूचित जाति से हैं, तो हम भी उनको सपोर्ट कर देते हैं, तो चुनाव की नौबत भी नहीं आती। पर भाजपा को और कांग्रेस के बीच में राजनीतिक द्वंद्व आपस में चलता रहता है, वो वाली बात नहीं है। लेकिन अब अगर जिस तरीके की खबरें आ रही, गोपीलाल जाटव कहाँ से विधायक हैं ये बात देखिए, वो किस जाति से विधायक है, 2 बातें देखिए तो आपको समझ में आएगा। वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं, वहाँ पे कुल 7 अनुसूचित जाति की सीटें हैं, 6 पर कांग्रेस जीती थी, उन 6 के 6 इस्तीफे दे चुके हैं। एकमात्र सीट पर गुना से गोपीलाल जाटव जीते थे भाजपा से। अगर ये क्रॉस वोटिंग है तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर चल रहे जो द्वंद्व है, ग्वालियर चंबल का द्वंद्व और जो जातिगत द्वंद्व जो हो सकता है, उसकी तरफ इंगित करता है। मुझे नहीं लगता है कि गोपीलाल जाटव बहुत सीनियर विधायक हैं, उसके अलावा जो है संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनसे ये त्रुटि हो सकती है। लेकिन अगर ये त्रुटि हुई है
तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चिंतन की बात है, क्योंकि अंदेशा ये लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा जिस रणनीतिक तरीके से इस चुनाव को ले रही थी, बिल्कुल सहज था, उनकी जीत बहुत आसान थी। उसके बावजूद जिस तरीके की उनकी तैयारी थी, उससे लग रहा था कि कांग्रेस कहीं क्रॉस वोटिंग का शिकार ना हो जाए, लेकिन वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा। अभी जो आप खबर दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर जो एक खलबली टाइप की जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में है, उसकी तरफ इशारा करता है। अगर आप इसको सामान्य त्रुटि मानते हैं तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। बाकी रजनीश जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। रजनीश जी से पूछ लेते हैं। रजनीश जी, क्या कहेंगे आप? कहीं ना कहीं ये नाराजगी उपचुनाव में भारी ना पड़ जाए बीजेपी को? हालांकि आप मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मान जाएंगे कुछ देर बाद जब खबर पुख्ता हो जाएगी। क्या कहेंगे? बिल्कुल मैंने कहा, मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ, ना मानूंगा। आप लोग चर्चा करिए, आपका अधिकार है, विश्लेषण करिए, कुछ भी करना है, जो कहना है बिल्कुल कहिए। एक बात। दूसरी बात, फूल सिंह बरैया जी को हम क्यों वोट दे देते? सुशील जी क्यों दे देते? खड़े करें कांग्रेस के नाम पर वो, और धूम धड़ाका मनाएं दिग्विजय सिंह जी के नामांकन पर, और फूल सिंह जी का चुपचाप कराएं, और दिखावे के लिए अनुसूचित जाति। और पहले तय हो गया था, ये सिंधिया जी आ चुके थे, क्योंकि सिंधिया जी का भी नामांकन हुआ था भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो ये कांग्रेस को झांकना होगा आईना में, नहीं झांकेंगे तो हम उनको आईना दिखाएंगे बार बार। तो मीडिया के माध्यम से दिखाएंगे, जनता के माध्यम से दिखाएंगे, जनता को बताएंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तो दिया थावरचंद जी को, थावरचंद जी भी राज्यसभा में, सत्यनारायण जटिया जी को, संपतिया उइके जी, सुमीर सिंह सोलंकी जी, हम तो तमाम SC ST वर्ग के साथ में, ब्राह्मण वर्ग के साथ में, क्षत्रिय वर्ग के साथ में, OBC वर्ग के साथ में न्याय करते हैं। लेकिन जो जिस नाम की राजनीति करते हैं, दलित 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 ST ST भजते रहते हैं, उनके साथ में अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं। जिस प्रकार से आप तमाम प्रकार के तथ्यों की विवेचना करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार की राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए मैंने कहा कि ये जिस प्रकार का काम इनका फूल सिंह बरैया जी के मामले में हुआ है, अगर आपको तय था कि जीतना है, और जब आप विधायक चलेगा उसके बाद में भी तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख सकते थे, नहीं रखा, क्योंकि दिखावे के लिए थे। हमने विनोद गोटिया को रखा था, ब्राह्मण वर्ग के, हमारी अपनी रजनीश जी, अंतर्द्वंद की बात इसलिए हो रही है। रजनीश जी, अंतर्द्वंद की बात इसलिए हो रही है, नहीं किया हमने दलित नाम की। ये हमारी अपनी व्यवस्था है ना, ये हमारी व्यवस्था है। आपसे पूछ के थोड़ी हम प्रायोरिटी पर रखेंगे, आप डिसाइड करोगे कि हम किसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी देश करेगी कि कांग्रेस को, कांग्रेस लक्ष्मीकांत जी लौटूंगा आपके पास। चुनौती कांग्रेस को देता हूं, उस ग्वालियर चंबल संभाग में एक सीट भी, सिंगल सीट भी कांग्रेस जीत कर आ पाए, प्रत्याशी नहीं है वहां उनके पास में। ये चुनौती भारतीय जनता लक्ष्मीकांत जी, बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं आपको ग्वालियर चंबल में, और एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जी लक्ष्मीकांत जी, इनके पास तो एक भी यदि हमारे पास प्रत्याशी नहीं थे तो फिर हमारे हायर करके क्यों ले गए? इनके पास प्रत्याशी थे तो, यदि इनके पास प्रत्याशी थे तो ये कांग्रेस पार्टी के लोगों को क्यों लेके गए? इनके पास प्रत्याशी नहीं थे तभी तो इन्होंने कांग्रेस में तोड़फोड़ की। और जहां तक कांग्रेस की बात प्रत्याशियों की रही, तो उपचुनाव होंगे, आपको पता चलेगा, प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी से इंपोर्ट करके सारे प्रत्याशी ले आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सारे कांग्रेस से इंपोर्ट करके 22 के 22 विधायक लड़ाएगी। इनके पास अपना एक भी प्रत्याशी नहीं है। और मैं रजनीश अग्रवाल जी को चुनौती देता हूं कि यदि उनके पास प्रत्याशी हैं तो वो कांग्रेस से जो 22 विधायक आए हैं उनकी टिकट काट के अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएं। यदि ये उनको चुनाव लड़ाते हैं तो मैं मान लूंगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनौती की राजनीति करती है और शुचिता और पवित्रता की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा छल छद्म और जुमलेबाजी की राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा दिखता है वो होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। इनकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। यदि ये पूर्व की बात करेंगे तो ये पश्चिम में जाएंगे। जी लक्ष्मीकांत जी, मुश्किलें तो आपके लिए भी बढ़ती नजर आ रही हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा था जो विधायक दल की बैठक थी, आपने बसपा सपा निर्दलीय विधायकों को आमंत्रित किया था, लेकिन वो पहुंच कहीं और गए। तो कहीं ना कहीं उपचुनाव में ये मुश्किलें बढ़ाएंगे आपकी? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोष का पूरा खजाना खुला हुआ है। सपा हो, बसपा हो, निर्दलीय हो, सबको इन्होंने सबको लालीपाप दिया हुआ है कि 5 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना और आपको हम मंत्री बनाएंगे। आज कांग्रेस की सरकार नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें उसमें कुछ मिलेगा, इसलिए वो वहां गए हैं। लेकिन उनसे वोटिंग तो नहीं कराई ना इनने 57 वोट और 56 वोट
इतनी डलवाई, 113 वोट डली हैं। यदि ये केवल उनको मंत्री बनाने और इनको प्रलोभन के तहत वो लोग गए। मेरा इनसे कहने का एक तात्पर्य है कि जब जनता ने आपको नकार दिया, आप 2013 में 182 सीट जीत के आए थे, आपको 2018 में 109 पे संतोष करना पड़ा। आपने क्या बयान दिया शिवराज जी ने कि यदि ये कांग्रेस की, कमलनाथ जी की सरकार 5 साल रही तो हम तहस नहस और बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए सरकार को गिराना बहुत जरूरी है। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सुशील जी से रिएक्शन ले लेता हूं। सुशील जी, कैसे देखते हैं आप ये बीजेपी कांग्रेस के लिए आने वाला उपचुनाव? काफी टक्कर का रहने वाला है, मुश्किलों भरा रहने वाला है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव तो तस्वीर साफ है, इसमें क्या होगा, लेकिन जो उपचुनाव होने वाला है, कांटे की टक्कर इसमें रहने वाली है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, वो तो हर चुनाव जो है अपने आप में बहुत प्रतिष्ठापूर्ण होता है, और ये चुनाव तो उपचुनाव ना होकर ये आम चुनाव जैसा ही चुनाव होगा, क्योंकि ये चुनाव ये तय करेगा कि सरकार स्थिर रहेगी या अस्थिर होगी। लेकिन मैं लक्ष्मीकांत जी की बात पर एक जवाब देना चाहता हूँ। कांग्रेस के जितने भी, जहाँ भी चैनलों पे देखिए, प्रवक्ता लोग सिर्फ बीजेपी ने खरीद लिया, बीजेपी ने विधायक कर लिया, ये बात ठीक है, लेकिन ये अपना घर नहीं देख रहे कि आखिर 22 लोग एक साथ आपका घर छोड़ के क्यों चले गए। आप अभी भी वो आत्ममंथन नहीं कर रहे हैं, उन कमियों को दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जिनके कारण ये हालात बने। पहली बार के विधायक, कई बार के विधायक भी यदि आपका दल छोड़ के जा रहे हैं, सिंधिया जैसा नेता अगर दल छोड़ के जा रहा है, तो आपको उस पर चिंतन करना चाहिए। चिंतन और मौका आपने दिया है, लेकिन उस चिंतन की बजाय आप दूसरे दल को कोसकर अपने आप को जो है संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, अब आप जो बात कर रहे हैं, ग्वालियर चंबल का चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस चुनाव में प्रतिष्ठा सिंधिया की लगेगी, जीत सिंधिया की होगी, पराजय भी सिंधिया के उस पर ही रहेगी, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट लगभग तय हैं कि इन्हीं कैंडिडेट को उतारा जा रहा है जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं। बीजेपी के साथ एक माइनस पॉइंट ये है कि वहां जो पराजित हुए थे इन चुनाव में, आम चुनाव में जो विधायक का चुनाव पराजित हुए थे, उनको कैसे एडजस्ट करें, और जो अन्य दावेदार है, क्योंकि सबको अपना राजनीतिक भविष्य दिखता है। यदि कांग्रेस से आयातित व्यक्ति बीजेपी में आके अगर चुनाव भी लड़ा और वो विधायक बन जाते तो वो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसको लेकर चिंतन होता है। बीजेपी के लिए माइनस पॉइंट ये है कि क्या ये स्थिति ऐसी बनती है कि वो बागी हो जाते हैं या वो दल बदल तो नहीं कर लेते हैं। इसको रोकने की बीजेपी पूरी कोशिश करेगी। प्लस पॉइंट बीजेपी के साथ ये है कि उसका खुद का कैडर बहुत मजबूत है और आरएसएस की पृष्ठभूमि है। इस कारण बीजेपी का ये खतरे में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आती है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि वहां तो कांग्रेस पूरी सिंधिया पर आश्रित थी, सिंधिया चले गए, ना कांग्रेस का बहुत मजबूत वहां कैडर है और ना उनके पास अभी बहुत अच्छे कैंडिडेट है। तो दिक्कत कांग्रेस को भी है, लेकिन बीजेपी को भी उतनी ही दिक्कत है। बीजेपी जहां अपने पराजित जो प्रत्याशी हैं उनको रोकने की कोशिश करेगी, उनको कहीं ना कहीं सांत्वना या कहीं एडजस्ट करने की बात की जाएगी ताकि किसी तरीके की बगावत ना हो। लेकिन कांग्रेस भी उसी कोशिश में लगी है कि ऐसे लोग जो बीजेपी से असंतुष्ट हैं उनको लाकर भाजपा कांग्रेस में जो है एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो अभी आप देखिए, चुनाव अभी ना तो तारीखें घोषित हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को अभी भी जो है पटकनी देने का खेल जो है अभी चलता रहेगा। सुशील शर्मा जी, सुशील जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा। आप किस तरीके से देखते हैं नतीजों को? 56 वोट सिंधिया को, 55 सुमेर सिंह सोलंकी को, दिग्विजय सिंह को 57। ये देखिए, अगर जिस तरीके के परिणाम अभी जो दिखाए गए हैं, जैसा बताया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि बीजेपी के जो निर्दलीय, और अगर ये मिला लिया जाए बीजेपी के वोट और निर्दलीय सपा बसपा के। सुशील जी, मैं लौटूंगा। संजय पाठक कुछ बोल रहे हैं, रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए, प्रारंभिक रूप से जब मतपत्रों की जब छटनी हो रही थी तो दोनों दलों की ओर से 7 वोट हम मान रहे थे कि सस्पेक्टेड है। कहीं ना कहीं हमको इस बात को लेकर के आशंका थी दोनों दलों को कि ये 7 वोट रिजेक्ट की परिभाषा में आते हैं। लेकिन जब निर्वाचन आयोग के जब नियम मानदंड देखे हैं तो उनमें फिर 5 सिलेक्ट कर दिए गए और 2 ऐसे वोट थे जो बिल्कुल रिजेक्ट होने के समान ही थे, रिजेक्ट होना ही था। तो वो एक कांग्रेस की तरफ से था और एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से था। एक वोट दोनों के निरस्त किए गए। कांग्रेस का रिजल्ट आप कह रहे थे चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, चौंकाने वाले हैं ना। क्या है वो दिग्विजय सिंह जी सबसे ज़्यादा मिली है, तो उस हिसाब से चौंकाने वाला हुआ। बाकी 3 जो एक्सपेक्टेड था, मीडिया और सब जगह आ रहा था, वही तीनों लोगों को ज़्यादा वोट मिले हैं। दिग्विजय सिंह जी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और सुमेर सिंह जी को। और अभी 15 मिनट में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएंगे।
तो सुना आपने, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 2 वोट निरस्त किए गए हैं। एक वोट बीजेपी की तरफ से निरस्त हुआ है और एक वोट कांग्रेस की तरफ से यहां पर निरस्त हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा वोट दिग्विजय सिंह को यहां पर मिले हैं, 57 वोट मिले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56 वोट मिले हैं, सुमेर सिंह सोलंकी को 55 वोट मिले हैं, फूल सिंह बरिया को 36 वोट मिले हैं। तो चलिए हम चर्चा का रुख करेंगे। चर्चा की तरफ मैं रुख करना चाहूंगा। रजनीश जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। यहां पर दिग्विजय सिंह को 54 वोट मिलने थे लेकिन 57 वोट मिले हैं सर, 3 वोट ज्यादा मिले हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं कल जब एक चैनल पर था और मैं एक पर फोनों पर था, दोनों पर मैंने कहा था कि दिग्विजय सिंह जी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए जो निर्धारित जीतने के लिए वोट होना चाहिए, उससे ज्यादा वोट कांग्रेस के सदस्यों के करवाने का काम करेंगे। रजी लौटूंगा आपके पास में। सुमेर सिंह जी 3 उम्मीदवार विजयी घोषित होंगे, लेकिन औपचारिक घोषणा इलेक्शन कमीशन की परमिशन के बाद की जाएगी। 2 वोट रिजेक्ट हुए हैं क्योंकि दोनों वोट जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग की उसके तहत वो वोट डाले नहीं गए थे और दोनों पार्टियों के एजेंट से उसके बारे में चर्चा हुई। दोनों की आम सहमति से उन दोनों वोटों को इनवैलिड घोषित किया गया। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन हुआ। सारी पार्टियों के एमएलएज और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा और इलेक्शन कमीशन की जो प्रक्रिया थी उसके तहत वो पूरी ये प्रक्रिया चली। यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, एपी सिंह जी जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनकी देखरेख में ये सारा चुनाव हुआ और उनकी टीम ने बहुत शानदार कार्य किया। उनको मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि बहुत ही शानदार तरीके से अच्छा अरेंजमेंट उन्होंने किया। और यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं जो मैडम वीरा राणा, उनका भी बहुत अच्छा इसमें पूरा सहयोग रहा और मैं सभी जीते हुए उम्मीदवार को चुनाव आयोग की तरफ से, हमारी तरफ से मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू। कोविड पॉजिटिव एक कुणाल चौधरी जी एक एमएलए थे, उनका भी हमने वोट करवाया। वो आए, पूरा उनको जो भी ड्रेस कोविड पॉजिटिव पाए जाने वाले जो भी व्यक्ति है उनको वो पूरी ड्रेस में यहाँ पे आए और जो भी सावधानियां बरतनी चाहिए थी वो हमने पूरा बरती और अंदर पूरा सैनिटाइजेशन किया। पूरी ड्रेस जो पीपीपी जो भी यूनिफॉर्म थी वो पोलिंग ऑफिसर्स को पहनाई गई और हम सभी ने जो भी नेसेसरी प्रिकॉशंस थे वो पूरे लिए और शांतिपूर्ण तरीके से उनका वोटिंग करवाया। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव के लिए कि यहाँ के ऑफिसर्स ने उसके लिए, और डॉक्टर्स की पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरी तहे दिल से अपना सहयोग किया और बहुत ही अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट किया। थैंक यू। तो राज्यसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, रिजल्ट घोषित हो गए हैं। सिंधिया को 56, सुमेर सिंह सोलंकी को 55, दिग्विजय सिंह को 57 वोट मिले। मतगणना तक वो यहाँ रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने उनको विशेष पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ भेजा था। वर्तमान में वो केरल में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं और बहुत ही वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। उनके यहाँ पधारने पर और सारा उनका सहयोग और मार्गदर्शन के लिए मैं भी उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर बहुत थैंक यू वेरी मच। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सी चौंकाने वाली बात यह है कि सिंधिया को और दिग्विजय सिंह को अनुमान के हिसाब से ज्यादा वोट मिले हैं। सिंधिया को 56 और दिग्विजय सिंह को 57 वोट मिले हैं। जिस तरीके से अनुमान था जो था सिंधिया को 53 वोट मिलने थे और दिग्विजय सिंह को 54 वोट मिलने थे। चर्चा की तरफ रुख करूंगा मैं। सुशील जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप इससे पहले? देखिए, मैं ये अगर आप आंकड़ों का विश्लेषण करें तो एक चीज़ देखिए, दिग्विजय सिंह को मिले 57 वोट और फूल सिंह बरिया जी को मिले 36 वोट। तो इन दोनों का कैलकुलेशन होता है 93 और 1 वोट कांग्रेस का निरस्त हुआ है, तो टोटल वोट हो गए 94। तो इसका मतलब है कि या तो निर्दलीय में से या सपा बसपा में से आप देखिए वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला है। अभी वोट किसका मिला है ये हो सकता है परिणाम पूरे स्पष्ट परिणाम आने पर क्लियर होगा, पर ये अगर आप अभी जो आपने जो आंकड़े दिखाए जो बोले गए उस हिसाब से देखा जाए तो टोटल 94 वोट हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह के वोट 57 मिला लीजिए, आप फूल सिंह बरैया के वोट मिला लीजिए 36, तो ये 93 होता है। और यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि एक रोकना चाहूंगा, रिएक्शन आ रहा है, कुछ सुन लेते हैं। सम्मानीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बधाई देता हूं, हमारे सोलंकी जी को बधाई देता हूं कि जो वोट भारतीय जनता पार्टी के थे वो सबके सब वोट हमारे प्रत्याशी को मिले। उसको मैंने वो
नहीं, उसको गंभीरता से शीर्ष नेतृत्व लेगा। कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वोट थे वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहां पर मिले हैं और जो कुछ भी गड़बड़ी हुई है उसे शीर्ष नेतृत्व गंभीरता से लेगा। चर्चा का मैं करना चाहूंगा, रजनीश जी आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, मैं तो बोल ही रहा था, आपने बीच में रोक दिया, दूसरा रिएक्शन ले लिया। मैं लगता है कि मैं आपका समय भी हो रहा है, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। मैंने एक बात जो कही थी कि कई बार जो मैं कहा करता हूं, जो आप मीडिया से माफी मांगने वाली बात कर रहे थे कि परिणाम आ जाने दीजिए, अधिकृत तौर पर परिणाम आएगा तो सबका सामने आएगा। कांग्रेस के भी अधिकृत तौर पर बोलने वाले लोग आपको सुनाई दे गए, आपने उनकी बाइट भी चलाई है और उन्होंने भी एक एक दोनों के निरस्त वोट हुए, किसी की क्रॉस वोटिंग ना इस तरफ से ना उस तरफ से। तो मुझे लगता है कि सनसनी खबरों से फैलाने से पहले और इस प्रकार की जवाल सवाल करने, रजनीश जी आप माफी मांगेंगे क्या? रजनीश जी आप माफी मांगेंगे? रजनीश जी इतने हल्के पतले आदमी नहीं है, अगर गलती करेंगे तो जरूर माफी मांगेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो परिणाम आए हैं इनकी विवेचना निश्चित तौर पर हर पार्टी अपने अपने तौर पर करती है, करेगी, लेकिन हमने जैसा चाहा था वैसा हुआ। एक वोट निरस्त क्यों हुआ उसका कारण हमारे एजेंट ने बताया है कि 7 वोट के जिक्र वो कर रहे थे आदरणीय यशपाल सिंह सिसोदिया जी। उसके बारे में जो हमारे अरविंद भदौरिया जी, यशपाल सिसोदिया जी और जिम्मेदार जो लोग थे वहां व्यवस्था में लगे वो बताएंगे, समझ में आ जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर दोहराता हूं, फूल सिंह बरैया जी इनके लिए केवल और केवल दिखावटी थे, दिखावटी चेहरा थे। उन्होंने ठगने का काम किया पूरी जमात को, पूरे के पूरे कौम को। और इस प्रकार जिस परिणाम जो आए हैं ये बताते, भले ही वो संतुष्ट हो जाएं बरैया जी, कोई बयान दें, कोई तारीफ करें दिग्विजय सिंह जी की, लेकिन इस प्रकार का नेतृत्व को ठगने का काम जो परंपरा कांग्रेस की है, धोखा देने की अनुसूचित जाति जनजाति लोगों को, वो फिर एक बार उजागर हुई है। अर्जुन सिंह जी के जमाने में, दिग्विजय सिंह जी के जमाने में जो उजागर होती रही, जो कमलनाथ जी के जमाने में उजागर हुई। गोपीलाल जाटव जी के बारे में भी कुछ बता दें अग्रवाल जी। मुझे अपनी बात नहीं कहना थी, धन्यवाद। जी 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 ठीक है। लक्ष्मीकांत जी क्या कहेंगे? आप सबसे ज्यादा वोट दिग्विजय सिंह को मिले हैं, अनुमान था कि 54 वोट मिलेंगे लेकिन 3 ज्यादा वोट लेकर आए वो। लक्ष्मीकांत जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्व से अनुमान था कि कांग्रेस, जी जैसे कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 दिनों से अटकलें लगा रही थी कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होगी और उसके उलट भारतीय जनता पार्टी में क्रॉस वोटिंग हुई। ये दलित, ये पिछड़ा, ये ट्राइबल की ये बात भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन इन्होंने कब किसको सम्मान दिया? ये बरैया जी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसको वरीयता देगी, किसको प्रथम लड़ाएगी, किसको द्वितीय लड़ाएगी, ये कांग्रेस पार्टी का अपना नजरिया है। लेकिन गोपीलाल जाटव भी तो बरैया जी की समाज से ही आते हैं। यदि वो अपेक्षित नहीं थे तो उन्होंने क्रॉस वोटिंग क्यों की? आज भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग उपेक्षित है, लेकिन चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, कभी ईडी के नाम से, कभी सीबीआई के नाम से, कभी अन्य संस्थाओं के नाम से उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, इसलिए लोग मुंह नहीं खोलते हैं। लेकिन जिस दिन मुंह खोलने की बात आएगी उस दिन इनको समझ में आ जाएगा और जनता इनके किसी प्रलोभन में आने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, उसने 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी को नकारा था और अभी आगामी उपचुनाव में जो 24 सीटों में उपचुनाव होने हैं उसमें भी इनको नकारेगी। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कर लें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इनसे कितने विधायक लौटूंगा आपके पास। सुशील जी से रिएक्शन ले लेते हैं। सुशील जी, राज्यसभा चुनाव में जैसे तस्वीर तो साफ ही थी, जैसे रिजल्ट भी आए हैं, लेकिन अब आना है उपचुनाव जो कि सरकार पर, यहाँ पर दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीजेपी हो कांग्रेस हो, और दोनों के लिए यहाँ पर मुकाबला कांटे का होने वाला है क्योंकि नाराजगी दोनों दलों में हमें देखने को मिल रही है। नहीं, देखिए वो नाराजगी वाला मामला, लेकिन मैं पहले भी बता रहा था कि आप इसमें सिर्फ इतना अगर कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कांग्रेस के टोटल विधायक 92 हैं और इनको टोटल फूल सिंह बरैया और दिग्विजय सिंह को मिला के टोटल वोट हो रहे हैं 93, तो 1 वोट तो ये ज़्यादा हुआ और 1 निरस्त हुआ है। तो ये 2 वोट क्या निर्दलीय थे, सपा बसपा किसका है, ये सामने आना बाकी है। दूसरे, क्योंकि इसी तरीके से आप देखिए इसका मतलब बीजेपी के 107 विधायक प्लस 5 वोट उनको अगर मान लो तो 4 वोट और ज़्यादा मिले हैं, 111 वोट मिले, एक उनका भी निरस्त हुआ 112 में से।
तो ये इस तस्वीर अभी बहुत साफ होगी कि वास्तव में ये 2 वोट, 1 वोट खासकर बढ़ा कैसे, और कांग्रेस का जो 1 वोट निरस्त हुआ वो कैसे हुआ, बीजेपी का कैसे हुआ, ये सब नाम सामने आएंगे तब स्थिति क्लियर होगी। जहां तक आप ये ग्वालियर चंबल या उपचुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव बहुत टफ होगा क्योंकि ये चुनाव आम चुनाव जैसा ही होगा। इस पे सरकार रहेगी नहीं रहेगी, स्थिरता होगी अस्थिरता होगी, वो बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी। दोनों ही दल पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर आप राज्यसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का प्रदर्शन वैसा नहीं था जैसा बीजेपी ने मार्च में किया। अगर कांग्रेस को अपनी क्षमता दिखानी थी, कांग्रेस के रणनीतिकारों को दिखानी थी, तो कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन होना चाहिए था। वैसा प्रदर्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या होता है जब आप किसी दल को किसी एक चुनाव में आप कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका फायदा आपको आने वाले चुनाव में मिलता है। राज्यसभा चुनाव में जैसी तस्वीर, जैसा पीसी शर्मा सुबह कह रहे थे कि चौंकाने वाला, वैसे चौंकाने वाला परिणाम नजर नहीं आया है। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, आप क्या कहेंगे इस पर? ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पर 53 वोट मिलने का अनुमान था, लेकिन 56 वोट मिले हैं उन्हें, यानी कि निर्दलीय विधायकों ने उनको वोटिंग की है, यहाँ पर उनको वोट दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, क्योंकि उनको सांसद तो कांग्रेस में भी बनना था, वो निश्चित था, लेकिन उनकी संतुष्टि सांसद बनने में नहीं थी। शायद उनको ऐसा था कि वो वहां जाके केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। तो सबसे पहले मैं उनको बधाई देता हूं और हम और सब इंतजार करेंगे कितने दिन में वो केंद्रीय मंत्री बनते हैं। और जहां तक 3 वोट ज़्यादा मिलने की बात है तो उनके साथ 7 सपा बसपा और निर्दलीय उनके साथ थे। इस प्रकार उनके साथ 113 वोट थी तो उनको 56 मिली, जबकि उनको 57 मिलनी थी। हमारे पास 92 वोट थी, हमारी एक कम गई, निरस्त हो गई 91, तब भी हमें 93 वोट मिली, जैसे कि सुशील जी बोल रहे हैं जी। तो चौंकाने वाले परिणाम तो कांग्रेस के खेमे से ही आए हैं, क्योंकि भाजपा में सेंध लगी है, कांग्रेस में सेंध नहीं लगी है। और ये कांग्रेस ने कोई सेंध लगाई नहीं है, ना कोई ये प्रलोभन है, ना कोई ये दिलासा है। ये तो लोगों के मन की बात है। लोग बीजेपी में कुंठित हैं, लोग बीजेपी से नाराज हैं और उनके विधायक, उनके जो सीनियर विधायक हैं, उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी पूछ परख नहीं है। और जो 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के शामिल हुए हैं, तो चंबल संभाग हो या इंदौर संभाग हो, वहां के लोग जो लगातार कांग्रेस से लड़ते रहे, उन्हीं 22 लोगों से लड़ते थे। आज उन्हीं को उनको अपने सर माथे पे बैठाना पड़ रहा है। ये सब उसी बात का संतोष है और चुनाव में आपको इसके परिणाम। लक्ष्मीकांत जी, मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो राज्यसभा चुनाव के नतीजे यहाँ पर घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी ने 2 सीटें जीती हैं, कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56, सुमेर सिंह सोलंकी को 55 और दिग्विजय सिंह को 57 वोट यहाँ पर मिले। आप देखते रहिए बंसल न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।